जरा कल्पना कीजिए, रात का गहरा अंधेरा है और एक इंसान तेज रफ्तार से अपनी कार चला रहा है। अचानक सामने से एक और गाड़ी आ जाती है। टक्कर से बचने के लिए वो एकदम से स्टीयरिंग घुमाता है और उसकी कार बेकाबू होकर स्पिन करने लगती है। ओह, सुनने में ही काफी डरावना लग रहा है ना? और जब कार रुकती है तो ठीक सामने एक विशालकाय ट्रक होता है। ट्रक की तेज चुंधिया देने वाली हेडलाइट सीधा उसकी आंखों पे पड़ रही हैं। कुछ पलों के लिए उसे लगता है कि बस सब कुछ खत्म हो गया। मतलब वो एक ऐसा पल होता है जहां सांसें रुक जाती हैं। बिल्कुल। सौभाग्य से उस रात उसे कोई जानलेवा चोट नहीं आई, लेकिन मौत को इतने करीब से देखने के बाद उस इंसान को अचानक एक बहुत ही गहरा और डरावना एहसास होता है। मुझे लगता है मैं समझ रही हूँ आप किस एहसास की बात कर रहे हैं। हाँ, उसे लगता है कि इस अनंत और विशाल ब्रह्मांड के सामने एक इंसान का वजूद एक छोटे से एटम से भी कम है। हम बस एक अस्थायी संरचना है जो कभी भी बिखर सकती है। और सच कहूं तो ये एहसास किसी को भी अंदर तक हिला सकता है। जब हम खुद को ब्रह्मांडीय पैमाने पर देखते हैं तो हमारी अपनी अहमियत बहुत छोटी लगने लगती है। एकदम सही कहा। और इसी बेचैनी से जन्म होता है उन बड़े सवालों का जिन्हें आज हम इस गहन चर्चा में खंगालने वाले हैं। द डीप डाइव में स्वागत है। आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का आधार सिलेबस विद रोहित यूट्यूब चैनल का एक बहुत ही शानदार वीडियो है जो मशहूर थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट शॉन कैरोल की किताब द बिग पिक्चर के गहरे विचारों को सामने लाता है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन किताब है। हाँ। तो हमारा आज का मिशन ये समझना है कि ये पूरा ब्रह्मांड बुनियादी स्तर पर कैसे काम करता है। मानव जीवन, हमारी चेतना और हमारी भावनाएं भौतिक विज्ञान के कठोर नियमों के साथ कैसे तालमेल बिठाती हैं, और सबसे अहम सवाल, बिना किसी अलौकिक शक्ति के जीवन का अर्थ कैसे खोजा जा सकता है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही मजबूत शुरुआती बिंदु वास्तविकता को देखने का नजरिया है। विज्ञान अक्सर हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि ब्रह्मांड एक बहुत ही निर्दयी और ठंडी जगह है। मतलब अगर सब कुछ सिर्फ पार्टिकल्स और फोर्सेस का खेल है तो फिर प्यार, खुशी या कला का क्या मोल रह जाता है? बिल्कुल, यहीं पर शॉन कैरल पोएटिक नेचुरलिज्म का कॉन्सेप्ट पेश करते हैं। ये एक ऐसा विचार है जो विज्ञान की कठोरता और मानवीय अनुभव की कोमलता के बीच एक पुल बनाता है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, अगर हम बुनियादी स्तर पर सिर्फ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का एक कलेक्शन है, तो फिर ये पोएटिक या काव्यात्मक हिस्सा कहाँ से आता है? क्या हमारी भावनाएं महज एक इल्यूजन या भ्रम है? नहीं, पोएटिक नेचुरलिज्म यही तो स्पष्ट करता है कि भावनाएं भ्रम नहीं है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि वास्तविकता एक ही है, लेकिन उस वास्तविकता के बारे में बात करने के अलग-अलग तरीके या लेवल्स ऑफ डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं। और वे सभी अपने अपने स्तर पर पूरी तरह से सच हैं। राइट। एकदम सही। उदाहरण के लिए एक इंसान के शरीर को पार्टिकल्स के समूह के रूप में देखना बिल्कुल सच है, ये फंडामेंटल रियलिटी है। लेकिन उसी इंसान को उसकी यादों, उसकी चेतना और उसके रिश्तों के संदर्भ में देखना भी उतना ही सच है। ये एक इमर्जेंट रियलिटी है। जैसे हवा के एक एक मॉलिक्यूल में तापमान नहीं होता। हाँ, लेकिन जब वे सब एक साथ टकराते हैं तो तापमान एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी के रूप में सामने आता है। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। इसका मतलब है कि हमें विज्ञान और मानवीय भावनाओं को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की जरूरत नहीं है। इसी बात से मुझे आइडेंटिटी यानी पहचान का वो क्लासिक दार्शनिक सवाल याद आ रहा है, शिप ऑफ थीसियस। ओहो, वो तो बहुत ही मशहूर थॉट एक्सपेरिमेंट है। हाँ, मान लीजिए एक बहुत पुराना समुद्री जहाज है। समय के साथ उसकी लकड़ियां सड़ने लगती हैं और नाविक एक एक करके पुरानी लकड़ियों को नई लकड़ियों से बदलते जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है जब जहाज का हर एक हिस्सा नया होता है। तो सवाल यह है कि क्या मरम्मत के बाद वो वही पुराना शिप ऑफ थीसियस रहता है? और ऑन्टोलॉजी यानी वास्तविकता के अध्ययन में ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर उसी जहाज की पुरानी निकाली गई लकड़ियों को इकट्ठा करके कोई दूसरा जहाज बना दिया जाए तो दोनों में से असली जहाज कौन सा होगा? स्रोत में इसी को आधुनिक संदर्भ देने के लिए स्टार ट्रेक की ट्रांसपोर्टर मशीन का जिक्र किया गया है। वो मशीन जो टेलीपोर्ट करती है? बिल्कुल। वो मशीन किसी भी इंसान के शरीर के एक एक एटम को स्कैन करती है, उन्हें नष्ट करती है और किसी दूसरे ग्रह पर बिल्कुल उन्हीं एटम्स की नकल करके एक नया शरीर बना देती है। यादें, विचार, सब कुछ वैसा ही। तो क्या वो इंसान वही है जो मशीन में गया था? पोएटिक नेचुरलिज्म के हिसाब से जहाज या इंसान
जैसी कोई चीज ब्रह्मांड के बुनियादी नियमों में नहीं लिखी है। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम इंसानों ने अपनी सुविधा के लिए बनाए हैं। मतलब ये हमारी बनाई हुई कहानियां हैं। हाँ, अगर ट्रांसपोर्टर से निकला इंसान खुद को वही मानता है और उसके आसपास के लोग भी उसे वही मानते हैं, तो उस इमर्जेंट लेवल पर वो वही इंसान है। ये कॉन्सेप्ट्स इसलिए सच हैं क्योंकि ये दुनिया को समझने में हमारे लिए उपयोगी हैं। लेकिन दुनिया को समझने का ये तरीका हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब दार्शनिक ब्रह्मांड को बहुत अलग ढंग से देखते थे। जैसे प्राचीन ग्रीस में अरस्तु का मानना था कि हर चीज जो गति में है उसे गति में रखने के लिए किसी न किसी कारण या बाहरी धक्के की लगातार जरूरत होती है। जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में सच भी लगता है। अगर एक कुर्सी को खिसकाना बंद कर दी तो वो रुक जाती है। बिल्कुल। लेकिन अरस्तु फ्रिक्शन यानी घर्षण के प्रभाव को नहीं समझ पाए थे। इस सोच को पूरी तरह से पलटने का काम गैलीलियो और बाद में आइजैक न्यूटन ने किया। गैलीलियो ने यह कल्पना की कि अगर किसी ढलान से घर्षण को पूरी तरह हटा दिया जाए तो एक लुढ़कती हुई गेंद कभी नहीं रुकेगी। और इसे साबित करने के लिए सदियों बाद एक बहुत ही शानदार प्रयोग किया गया था, है ना? हाँ, अपोलो 15 मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री डेविड स्कॉट ने चांद की सतह पर खड़े होकर, जहां कोई हवा या एयर रेजिस्टेंस नहीं है, एक भारी हथौड़ा और एक हल्का पंख एक ही समय पर अपने हाथों से छोड़ा। और दोनों बिल्कुल एक साथ चांद की सतह पर गिरे। एकदम एक साथ। ये एक विजुअल प्रूफ था कि द्रव्यमान का गुरुत्वाकर्षण के त्वरण पर कोई असर नहीं पड़ता, बशर्ते हवा का घर्षण ना हो। इसी नींव पर न्यूटन ने मोमेंटम या संवेग के संरक्षण का सिद्धांत दिया। इसका निष्कर्ष बहुत ही गहरा था। इसका मतलब था कि ब्रह्मांड को लगातार चलते रहने के लिए किसी बाहरी धक्के या किसी अलौकिक मूवर की जरूरत नहीं है। यानी ब्रह्मांड एक बार गति में आने के बाद अपने ही नियमों के तहत खुद ब खुद चल सकता है। हाँ, आधुनिक भौतिकी ने ये स्पष्ट कर दिया कि हर घटना के पीछे कोई उद्देश्य या कारण ढूंढना जरूरी नहीं है। लेकिन हर चीज के पीछे कारण ढूंढना तो इंसानी दिमाग की फितरत है। हम पैटर्न्स के बिना रह ही नहीं सकते। सही है। स्रोत में डच नर्स लूसिया डी बर्ग का जो केस बताया गया वो इसी फितरत का एक भयानक उदाहरण है। वो 2003 वाला केस जहां उसे उम्र कैद हो गई थी। बिल्कुल। सोचिए, नीदरलैंड्स में एक नर्स को बच्चों और बुजुर्गों की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा दे दी गई और उसके खिलाफ कोई ठोस मेडिकल सबूत नहीं था, कोई जहर नहीं मिला, कोई गवाह नहीं था। तो फिर उसे सजा किस आधार पर मिली? महज गलत सांख्यिकी और मानवीय भ्रम के आधार पर। अस्पताल में कुछ मौतें हुई और किसी ने ध्यान दिया कि उन मौतों के समय लूसिया अक्सर ड्यूटी पर होती थी। तो लोगों ने एक पैटर्न बना लिया। हाँ, और एक तथाकथित एक्सपर्ट ने कोर्ट में यह दावा कर दिया कि लूसिया की शिफ्ट में ही इतनी सारी मौतें संयोग से होने की प्रोबेबिलिटी 442 मिलियन में सिर्फ एक है। कोर्ट ने इस नंबर को सच मान लिया और निष्कर्ष निकाला कि यह संयोग नहीं हो सकता। ये केस ये समझने के लिए बहुत अहम है कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है। हम रैंडमनेस या संयोग को स्वीकार करने से बहुत घबराते हैं। सही कहा। जब कोई बड़ी या दुखद घटना होती है तो हमारा दिमाग जस्ट वर्ल्ड फैलेसी का शिकार हो जाता है। हमें लगता है कि अगर कुछ बुरा हुआ है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश या कोई ठोस कारण होना ही चाहिए। लेकिन असल में लूसिया वाले केस में वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन पूरी तरह से गलत थी। बिल्कुल गलत थी। बाद में स्वतंत्र सांख्यिकीविदों ने साबित किया कि अस्पतालों में क्लस्टर डेथ्स होना बहुत आम बात है। लूसिया को 2010 में जाकर बरी किया। यह दिखाता है कि कैसे हमारे दिमाग का रीजन ढूंढने का यह अंधा जुनून न्याय को भी अंधा कर सकता है। दार्शनिक गॉटफ्रीड विल्हेम लेबनिज ने भी इसी इंसानी सोच को एक सिद्धांत का रूप दिया था, प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन। उनका कहना था कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसके होने का कोई न कोई पर्याप्त कारण होना ही चाहिए। कुछ भी अकारण नहीं हो सकता। लेकिन विज्ञान तो कुछ और ही कहता है। हाँ, आधुनिक भौतिकी लेबनिज के सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज करती है। ब्रह्मांड में ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें ब्रूट फैक्ट्स कहा जाता है। ब्रूट फैक्ट्स मतलब विज्ञान हार मान लेता है और कहता है कि बस ऐसा ही है, हम नहीं जानते क्यों। यह हार मानना नहीं है, बल्कि वास्तविकता को स्वीकार करना है। ब्रूट फैक्ट का मतलब है कि उस चीज का कोई गहरा छिपा हुआ कारण मौजूद ही नहीं है। जैसे बिग बैंग के समय ब्रह्मांड की एंट्रोपी का कम होना। एकदम सही उदाहरण। बिग बैंग के समय एंट्रोपी इतनी कम क्यों थी? इसके पीछे कोई साजिश या मास्टर प्लान नहीं था। ये बस ब्रह्मांड का एक ब्रूट फैक्ट है। हर सवाल का कोई दार्शनिक क्यों नहीं होता। अगर सब कुछ इतना अनिश्चित है और हर चीज का कोई स्पष्ट कारण नहीं है, तो फिर हम किसी भी चीज पर विश्वास कैसे कायम करें? यहीं पर स्रोत बेजियन रीजनिंग का जिक्र करता है।
थॉमस बेज का सिद्धांत, जिसे ताश के खेल पोकर से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। तो पोकर में एक ऐसे काम करता है? देखिए, जब पोकर का खेल शुरू होता है तो किसी भी खिलाड़ी को नहीं पता होता कि सामने वाले के हाथ में कौन से कार्ड्स हैं। खिलाड़ी अपने अनुभव के आधार पर एक शुरुआती अनुमान लगाता है, जिसे प्रायर क्रीडेंस कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेबल पर नए कार्ड्स खुलते हैं, नई जानकारी सामने आती है। और एक अच्छा खिलाड़ी अपने शुरुआती अनुमान पर अड़ा नहीं रहता, वह नई जानकारी के आधार पर अपने विश्वास को अपडेट करता है। विज्ञान भी ठीक इसी तरह काम करता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि विज्ञान 100% प्रूफ देता है। लेकिन ऐसा नहीं है। विज्ञान हमेशा सबूतों के आधार पर हाई कॉन्फिडेंस जताता है। जब नया सबूत आता है तो सच्चा वैज्ञानिक अपनी थ्योरी को अपडेट करने के लिए तैयार रहता है। पूर्ण निश्चितता का दावा करने के बजाय संदेह की गुंजाइश बनाए रखना ही बेजियन थिंकिंग है। लेकिन संदेह की इस गुंजाइश का मतलब ये कतई नहीं है कि हम मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास कर लें। बिल्कुल नहीं। मुझे याद है, बचपन में मुझे टेलीपैथी या साइकिक पावर्स का बहुत फैसिनेशन था। मैं सोचता था कि क्या इंसान सिर्फ अपने दिमाग की शक्ति से चीजों को हिला सकता है। मैं टेबल पर सिक्के रखकर उन्हें घूरता रहता था कि वे हिल जाएंगे। और मुझे यकीन है कि वो कभी नहीं हिले होंगे। कभी नहीं। लेकिन कई लोग आज भी इन जादुई शक्तियों पर यकीन करते हैं। प्रसिद्ध जादूगर जेम्स रैंडी ने तो $1 मिलियन का इनाम रखा था कि कोई अपनी जादुई शक्ति साबित करके दिखाए, और आज तक कोई जीत नहीं पाया। और भौतिक विज्ञान स्पष्ट रूप से बताता है कि ऐसा क्यों है। आधुनिक भौतिकी में हमारे पास एक बहुत ही शानदार मॉडल है, जिसे द कोर थियरी कहा जाता है। ये क्वांटम फील्ड थियरी और आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी का कॉम्बिनेशन है ना? हाँ, ये थियरी हमारे रोजमर्रा के जीवन में काम करने वाले सभी कणों, बलों और इंटरैक्शंस को पूरी तरह से समझा देती है। इसका मतलब है कि हमारे शरीर और दिमाग के इलेक्ट्रॉन ठीक उन्हीं सख्त नियमों का पालन करते हैं जो दूर किसी तारे में मौजूद कण करते हैं। एकदम सही। और कोर थियरी के समीकरणों में टेलीपैथी, भूत प्रेत या दिमाग से चीजें हिलाने जैसी किसी भी नई फोर्स के लिए कोई जगह नहीं बची है। अगर ऐसी कोई शक्ति होती तो वो हमारे संवेदनशील उपकरणों में जरूर पकड़ में आ जाती। ये कोर थियरी एक बहुत पुराने दार्शनिक विवाद को भी खत्म कर देती है, माइंड और बॉडी का विवाद। 17वीं सदी में रेने डेकार्ट का मानना था कि हमारा भौतिक शरीर और हमारा मन बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। शरीर पदार्थ है और मन अभौतिक है, जिसे ड्यूअलिज्म कहा गया। लेकिन डेकार्ट के सिद्धांत की धज्जियां प्रिंसेस एलिजाबेथ ऑफ बोहेमिया ने उड़ा दी थी। उन्होंने बहुत ही जबरदस्त सवाल पूछा था। हाँ, उन्होंने खत में पूछा कि अगर मन सचमुच अभौतिक है, उसका कोई भौतिक वजूद नहीं है, तो वो हमारे इस भौतिक शरीर के कणों को हिलने का आदेश कैसे दे सकता है? एक ऐसी चीज जिसका कोई द्रव्यमान नहीं है, वो द्रव्यमान वाली चीज को धक्का कैसे दे सकती है? ये सवाल डेकार्ट को निरुत्तर कर गया था। आज की कोर थियरी प्रिंसेस एलिजाबेथ को पूरी तरह सही ठहराती है। अगर कोई अभौतिक आत्मा शरीर को कंट्रोल कर रही है, तो उसे मस्तिष्क के इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरैक्ट करना पड़ेगा, और ऐसा हुआ तो ऊर्जा संरक्षण का नियम टूट जाएगा, जो कि संभव नहीं है। भौतिक दुनिया एक क्लोज्ड सिस्टम है, तो इससे मृत्यु के बारे में भी बहुत गहरा निष्कर्ष निकलता है। बिल्कुल। विज्ञान का नजरिया स्पष्ट है। जीवन कोई पदार्थ नहीं है जो मृत्यु के समय शरीर को छोड़कर चला जाता है। जीवन सिर्फ एक बहुत ही जटिल रासायनिक प्रक्रिया है। जब मशीन के पुर्जे टूट जाते हैं तो प्रक्रिया रुक जाती है। बस यही मृत्यु है। तो इसका कुल मतलब क्या है? अगर हम सिर्फ नियमों से बंधे पार्टिकल्स हैं और जीवन सिर्फ एक प्रक्रिया है, तो इस ब्रह्मांड में इतनी जटिलता कहां से आई? ये इंसान, पेड़ पौधे सब कैसे बने? स्रोत में इसे कॉफी और क्रीम के रूपक से समझाया गया है। हाँ, मान लीजिए एक कप में बिल्कुल काली कॉफी है और एक चम्मच में सफेद क्रीम। ये एकदम शुरुआती स्थिति है, लो एंट्रोपी। यहाँ कोई जटिलता नहीं है, सब साधारण है। और फिर जब हम कॉफी में क्रीम डालकर मिलाना शुरू करते हैं, तो बीच के उस फेज में बहुत ही सुंदर और जटिल पैटर्न बनते हैं। और अंत में जब दोनों पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं तो एंट्रोपी हाई हो जाती है, लेकिन जटिलता फिर से शून्य हो जाती है। हमारा ब्रह्मांड भी ठीक इसी तरह काम कर रहा है। बिग बैंग के समय ब्रह्मांड लो एंट्रोपी में था और खरबों साल बाद ये हाई एंट्रोपी वाली ठंडी जगह बन जाएगा। लेकिन अभी हम उसी मीडियम एंट्रोपी वाले फेज में हैं, जहां जटिलता अपने चरम पर है। और इसी जटिलता को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, जो हमें सूरज से मिलती है। लेकिन अहम बात ऊर्जा का आना नहीं, बल्कि उसका बदलना है। सही कहा।
पृथ्वी सूरज से हाई एनर्जी वाले विजिबल फोटॉन लेती है, पौधे इसका इस्तेमाल करते हैं और फिर पृथ्वी लो एनर्जी वाले इंफ्रारेड फोटॉन अंतरिक्ष में छोड़ देती है। इस पूरी प्रक्रिया में जो ऊर्जा बच जाती है उसे फ्री एनर्जी कहते हैं। यही हमारे शरीर में एटीपी मॉलिक्यूल्स के जरिए हमें जिंदा रखती है। लेकिन जीवन इतने अलग रूपों में विकसित कैसे हुआ? इसके लिए हमें डार्विन के एवोल्यूशन को देखना होगा। स्रोत में इसकी तुलना एक सर्च एल्गोरिथम से की गई है। और रिचर्ड लेंस्की का ई कोलाई बैक्टीरिया वाला प्रयोग इसका बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने 31,000 पीढ़ियों तक बैक्टीरिया को पाला और अचानक एक रैंडम म्यूटेशन हुआ जिससे बैक्टीरिया ने साइट्रेट को ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करना सीख लिया। बिना किसी इंटेलिजेंट डिजाइन के प्रकृति खुद ही समाधान ढूंढ लेती है, जैसे रॉबी द रोबोट का कंप्यूटर सिमुलेशन। रॉबी को जेनेटिक एल्गोरिदम से खुद अपनी गलतियों से सीखने दिया गया और उसने बेहतरीन तरीका ईजाद कर लिया। विकासवाद की इसी अंधी प्रक्रिया ने चेतना या कॉन्शियसनेस को जन्म दिया और ये तब और दिलचस्प हो गया जब करीब 400 मिलियन साल पहले एक मछली पानी से निकलकर जमीन पर आई। क्योंकि पानी में रोशनी दूर तक नहीं जाती, जीवों को सिर्फ तुरंत प्रतिक्रिया करनी होती है, लेकिन जमीन पर हवा में रोशनी दूर तक जाती है। जीव दूर तक देख सकता था और दूर तक देखने का मतलब है सोचने का समय मिलना। अगर मैं वहां जाऊं तो क्या होगा, यही कल्पना की शुरुआत थी। लेकिन चेतना को समझना इतना आसान नहीं है। दार्शनिक डेविड चामर्स ने इसे हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा है। विज्ञान ये समझा सकता है कि आंखें कैसे काम करती हैं, लेकिन लाल रंग दिखता कैसा है वो एहसास समझाना मुश्किल है। इसके लिए उन्होंने फिलोसॉफिकल ज़ॉम्बीज का थॉट एक्सपेरिमेंट दिया था। हाँ, ऐसे ज़ॉम्बीज जो इंसानों की तरह दिखते हैं, व्यवहार करते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई व्यक्तिगत एहसास नहीं होता। मेरी द कलर साइंटिस्ट की कहानी भी यही साबित करती है। मेरी एक ब्लैक एंड व्हाइट कमरे में रहती है, उसे रंगों का सारा विज्ञान पता है, लेकिन जब वो पहली बार लाल सेब देखती है तो वो कुछ नया सीखती है। क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज होना एक बात है और असल अनुभव बिल्कुल अलग। पोएटिक नेचुरलिज्म कहता है कि विज्ञान पार्टिकल्स की कहानी बताता है और अनुभव फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव देते हैं, और दोनों सच हैं। तो अगर हमारे फैसले सिर्फ न्यूरॉन्स के फिजिकल प्रोसेस हैं, तो क्या हमारे पास फ्री विल है या हम सिर्फ डिटर्मिनिज्म का पालन कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। लिप्लास नाम के गणितज्ञ ने लिप्लास डीमन की कल्पना की थी, जिसे ब्रह्मांड के हर कण की जानकारी है और वो भविष्य की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। अगर ऐसा है तो हमारे चुनाव का कोई मतलब नहीं। यहीं पर कंपैटिबिलिज्म आता है। कोई भी इंसान लिप्लास डीमन नहीं है। हमारे पास ब्रह्मांड के हर कण की जानकारी नहीं है। हमारी जानकारी हमेशा सीमित रहेगी। बुनियादी स्तर पर भविष्य तय हो सकता है, लेकिन इंसानी स्तर पर भविष्य अनिश्चित है। इसलिए हमारे फैसले लेना और फ्री विल पूरी तरह से वास्तविक और अर्थपूर्ण है। और ये सब जानने के बाद मृत्यु को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। कार्ल सागन की पत्नी एन ड्रूइन ने कहा था कि कार्ल ने बिना किसी आफ्टर लाइफ के भ्रम के मौत का सामना किया। वे जानते थे कि उनका साथ एक खूबसूरत संयोग था और समय सीमित था। यही सबसे बड़ी सीख है। ब्रह्मांड हमें अर्थ नहीं देता, हमें अपनी मोरालिटी खुद बनानी पड़ती है। डेविड ह्यूम ने इज और ऑट का अंतर बताया था। विज्ञान बताता है दुनिया कैसी है, लेकिन हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए ये हम तय करते हैं। जैसे ट्रॉली प्रॉब्लम में 5 लोगों को बचाने के लिए एक की जान लेना कॉन्सिक्वेंशलिज्म है, जहां नतीजे देखे जाते हैं। और नियम मानने वाली डियोंटोलॉजी कहती है कि निर्दोष की जान लेना गलत है। हम इन्हीं विचारों में संतुलन बनाते हैं। ब्रह्मांड को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें पड़ता है। एक औसत इंसान के पास अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 3 बिलियन हार्ट बीट्स होती हैं। कोई कॉस्मिक मास्टर प्लान नहीं है। हमारी यही सीमित धड़कनें और हमारे कर्म ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। विज्ञान और ब्रह्मांड की विशालता से घबराने के बजाय हमें जश्न मनाना चाहिए कि ये ब्रह्मांड कितना तार्किक है। बिना किसी अलौकिक शक्ति के भी जीवन बेहद सुंदर और अर्थपूर्ण है। बिल्कुल। और चलते चलते एक उत्तेजक विचार, अगर इस ब्रह्मांड में अर्थ और चेतना केवल पार्टिकल्स के जटिल पैटर्न और इवोल्यूशन से पैदा हो सकती है, तो क्या भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम भी अपना खुद का अर्थ विकसित कर लेंगे? बहुत दिलचस्प। क्या वे भी हमारी 3 बिलियन हार्ट बीट्स की तरह अपनी सीमित प्रोसेसिंग साइकिल्स की अहमियत को समझकर ब्रह्मांड को देखने का एक नया नजरिया पेश करेंगे? सोचने वाली बात है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। सुनते रहिए और सवाल पूछते रहिए।